आजकल सीमेंट सेक्टर में ना कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। मतलब एक के बाद M&A, कैपेसिटी एक्सपेंशन, लगातार घोषणाएं हो रही हैं। अब सीमेंट कोई ग्लैमरस सेक्टर तो है नहीं, लेकिन ये जो भी हो रहा है ना, ये किसी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये बोरिंग सा सेक्टर, जहां मार्जिन तो वैसे ही कम रहते हैं और कंपटीशन जबरदस्त है, वहां अचानक इतनी हलचल क्यों मच गई है? कंपनियां इतनी अग्रेसिव क्यों हो रही हैं? इस पूरी कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। देखिए, ये आंकड़े एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति सीमेंट की खपत सिर्फ 300 किलो है, जबकि दुनिया का एवरेज 500 किलो से भी ऊपर है। अब ये जो गैप है ना, यही असली कहानी है। ये दिखाता है कि ग्रोथ की गुंजाइश कितनी ज्यादा है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग के कितने बड़े बड़े सपने हैं जो भी पूरे होने बाकी हैं। अच्छा, आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसके बिखरे हुए अतीत में, एक ऐसा दौर जब ये इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी। ये एक नंबर 65% ये पूरी पुरानी कहानी कह देता है। देखिए, कुछ साल पहले तक इंडस्ट्री अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 65% ही यूज कर पा रही थी। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सप्लाई डिमांड से कहीं ज्यादा थी और नतीजा, अरे भाई, कंपनियों के पास कोई प्राइसिंग पावर ही नहीं थी, मार्जिन पतले थे और छोटी मोटी रीजनल कंपनियां आपस में ही प्राइस वॉर में लगी रहती थीं। तो ये है वो बदलाव जो इस सेक्टर में आया है। पहले कैसा था? एक बिखरा हुआ अनप्रेडिक्टेबल मार्केट। और अब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां मार्केट कुछ बड़े प्लेयर्स के हाथ में है, एक प्राइस डिसिप्लिन है और पूरा फोकस एफिशिएंसी पर है। मतलब ये एक साइक्लिकल कहानी से अब एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बन चुकी है। और इस पूरे बदलाव के पीछे ना दो मेन ड्राइवर्स हैं। पहला कंसोलिडेशन और दूसरा मॉडर्नाइजेशन। चलिए देखते हैं कि ये दोनों कैसे पूरा खेल बदल रहे हैं। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। सिर्फ 3 साल पहले टॉप 4 कंपनियां 48% कैपेसिटी कंट्रोल करती थीं। आज ये आंकड़ा 58% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और जब मार्केट कुछ गिने चुने प्लेयर्स के हाथ में आ जाता है, तो प्राइस डिसिप्लिन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों में सुधार की गुंजाइश अपने आप बढ़ जाती है। तो सवाल है, ये कंसोलिडेशन कर कौन रहा है? सबसे आगे तो अदानी ग्रुप जैसे नए प्लेयर्स हैं, जिन्होंने एसीसी, अंबुजा, सांघी और अब पेन्ना सीमेंट्स जैसे बड़े बड़े नामों को खरीदकर इस सेक्टर का नक्शा ही बदल दिया है। और ऐसा नहीं कि पुराने खिलाड़ी चुप बैठे हैं। अल्ट्राटेक और डालमिया भारत जैसे लीडर्स भी लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ ओनरशिप बदलने की नहीं है। टेक्नोलॉजी भी यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। कंपनियां अब AI का इस्तेमाल कर रही हैं अपनी पूरी सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और साथ ही वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम यानी WHRS जैसी टेक्नोलॉजी से पावर और फ्यूल कॉस्ट में सीधे 10 से 12% की बचत हो रही है। अब जरा इस सेक्टर की इकोनॉमिक्स को समझते हैं। सीमेंट बिजनेस का जो असली खेल है ना, वो है पर टन इकोनॉमिक्स का। मतलब हर एक टन सीमेंट बनाने और बेचने पर आखिर कितना मुनाफा हो रहा है। तो एक लॉजिकल सवाल दिमाग में आता है ना कि अगर ज्यादा सीमेंट बनाने से ज्यादा फायदा है, तो फिर कंपनियां अपने प्लांट्स को हमेशा 100% कैपेसिटी पर ही क्यों नहीं चलाती? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, सीजन का असर। मानसून में कंस्ट्रक्शन वैसे ही धीमा हो जाता है। दूसरी वजह है ऑपरेशनल रियलिटी। इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को रेगुलर मेंटेनेंस तो चाहिए ही। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी वजह है सीमेंट का रीजनल नेचर। देखिए, सीमेंट बहुत भारी और कम कीमत वाला प्रोडक्ट है। इसे अगर आप लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करेंगे तो माल भाड़े में ही सारा मार्जिन चला जाएगा। तो फिर कंपनियां इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम से कैसे निपटती हैं? एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी से, जिसे कहते हैं स्प्लिट ग्राइंडिंग यूनिट्स। इसमें होता यह है कि सीमेंट का जो कच्चा माल है यानी क्लिंकर, वो तो खदानों के पास ही बनता है। फिर उस क्लिंकर को भेजा जाता है मार्केट्स के पास बनी ग्राइंडिंग यूनिट्स में, जहां फाइनल सीमेंट तैयार होता है। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जबरदस्त कमी आती है। तो जैसा हमने समझा, इस इंडस्ट्री में कीमतें बढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि कंपनियां मुनाफा कैसे कमाती हैं? जवाब एक ही है, कॉस्ट कंट्रोल। जो कंपनी अपनी लागत पर जितना बेहतर कंट्रोल रखेगी, वही इस रेस में आगे निकलेगी।
तो आखिर ये खर्चे हैं कौन से? देखिए, दो सबसे बड़े खर्चे हैं, पावर और फ्यूल, और दूसरा है फ्रेट और लॉजिस्टिक्स। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल का नंबर। जो भी सफल कंपनियां हैं वो इन तीनों ही एरिया में माहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर फ्यूल एफिशिएंसी को ही ले लीजिए। इसे मापने का एक तरीका है TSR, यानी थर्मल सब्स्टिट्यूशन रेट। ये बताता है कि कोई कंपनी कितना कोयले जैसे महंगे फ्यूल को सस्ते ऑल्टरनेटिव फ्यूल से रिप्लेस कर रही है। और इन आंकड़ों को देखें तो डालमिया भारत 17% TSR के साथ इस रेस में सबसे आगे है, बाकियों से काफी आगे। ये साफ दिखाता है कि कॉस्ट कटिंग को लेकर कौन ज्यादा सीरियस है। तो ठीक है, हमने पास्ट और प्रेजेंट तो समझ लिया। अब आगे देखते हैं, इस सेक्टर के लिए आगे की राह कैसी है, क्या मौके हैं और क्या है खतरे। अच्छी बात यह है कि ग्रोथ का रास्ता एकदम साफ दिख रहा है। उम्मीद है कि FY 26 तक डिमांड 7 से 8% सालाना बढ़ेगी। सरकार का भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है। रेलवे, सड़कें, हाउसिंग, सब में भारी निवेश हो रहा है। और कम से कम FY 28 तक ओवर सप्लाई का खतरा भी काफी कम नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, हर कहानी की तरह यहाँ भी कुछ रिस्क हैं। पहला, FY 29 के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा नई कैपेसिटी आ सकती है, जिससे वापस प्राइस वॉर का खतरा बन सकता है। दूसरा, रेगुलेटर यानी CCI की नजर हमेशा बनी रहती है कि कंपनियां कहीं मिलकर कीमतें तो नहीं बढ़ा रही। और तीसरा, इनपुट कॉस्ट, जैसे कि कोयले के इंटरनेशनल दाम, वो तो हमेशा ही एक रिस्क रहते हैं। तो हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। एक तरफ ग्रोथ की जबरदस्त संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ पुराने दिनों वाले प्राइस वॉर में लौटने का डर। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इंडस्ट्री में आया ये नया डिसिप्लिन बना रहेगा या फिर पुरानी आदतें हावी हो जाएंगी? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि आने वाले समय में इस खेल का विजेता कौन होगा।